अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटर एमडी कैट। वन शॉट लेक्चर सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कवर करना है। इससे लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर किया। अब हम देखेंगे कि चार्जेस रेस्ट की बजाय अगर मोशन में हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक जो चार्जेस इन मोशन को डील करता है वो हमें उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, क्या क्या नॉलेज है जो हमें सीखना जरूरी है, मोटिव चार्जेस के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो पावर को डिटरमिन करती हैं, करंट क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, पावर डिसिपेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आज के लेक्चर का हमारा फोकस होंगी। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नुमान अमजद है। विदाउट फर्दर डिले मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर की सारी चीज़ें समराइज्ड तरीके से आपके सामने पेश की जाएं। ठीक हो गया। सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच वेयर वी डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट किया था, यहां पर हम करेंगे स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट दिस चैप्टर। करंट होता क्या है। अब हमने स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन तो देख लिया। जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब करंट की एक तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन यही होगी कि चार्जेस का मूव करना इज समथिंग दैट वी कॉल करंट। बट व्हाट अबाउट द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ करंट। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो है वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बेसिकली टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कि अगर एक सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर के अक्रॉस क्यू चार्ज गुजरता है इन अ टाइम टी, तो क्यू डिवाइडेड बाय टी जो होगा दिस विल गिव यू, क्यू डिवाइडेड बाय टी विल गिव यू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि पर यूनिट टाइम में एक सेकंड में कितना चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर के क्रॉस गुजर जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल करंट। अब कंडक्टर के केस में तो इजी है क्योंकि कंडक्टर में हम अगर कन्वेंशनल करंट देखेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस को देखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, यानी नेगेटिव चार्जेस को वन एट अ टाइम। लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब वाले केस में करंट का थोड़ा सा डिफरेंट केस होता है जो हमने डिस्कस किया था। डिस्चार्ज ट्यूब में यह होता है कि एक तरफ कैथोड है और एक तरफ एनोड है। कैथोड से निकलती हैं कैथोड रेज जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि यहां पर ब्लू एरो से शो किए हुए हैं। अब यहां पर बीच में अगर मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, एक सेक्शन यहां पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हुई है, इसके अक्रॉस दो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं इन वन टाइम, दो एरोज लगाए हुए हैं, और एट द सेम टाइम देयर इज समथिंग इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब दैट इज कॉल्ड कैनाल रेज। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं जो कैथोड रे की डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल के अक्रॉस ऑपोजिट मूव करते हैं। तो दो पॉजिटिव चार्जेस उतने ही टाइम में ऑपोजिट साइड पर भी आ गए हैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस। तो एक जो गैर अक्लमंद टाइप का इंसान होता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जी दो नेगेटिव चार्जेस एक सेकंड में इधर से इधर गए और दो पॉजिटिव चार्जेस फिर एक सेकंड में इधर से इधर गए तो कैंसल आउट हो गए, करंट इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस जीरो है। लेकिन जिसने फिजिक्स पढ़ी हुई है, जिसने अच्छे तरीके से चीजों को सुना हुआ है, उसको पता होगा कि ये नहीं होता। डिस्चार्ज ट्यूब के केस में करंट का फॉर्मूला ये होता है, n इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स दैट आर फ्लोइंग अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। इट डज नॉट मैटर वो पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, चार्ज का फ्लो देखना है आपने, कैंसल आउट नहीं करता चार्जेस का फ्लो एक दूसरे को। सो अगर दो पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ मूव, दो नेगेटिव चार्जेस एक सेकंड में इधर मूव कर रहे हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस एक सेकंड में इधर मूव कर रहे हैं, सपोज हाइड्रोजन के आयंस हैं तो प्रोटॉन्स होंगे, तो आपने टोटल n की जगह यहां पर 4 पुट करना है कि 4 चार्ज्ड पार्टिकल्स गुजरे हैं एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस, जीरो नहीं करना। फिर उसको मल्टीप्लाई करना है चार्ज ऑन वन चार्ज पार्टिकल। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये प्रोटॉन्स हैं, तो यहां पर E की जगह मैं एलिमेंट्री चार्ज पुट करूंगा विच इज 1.6 10 to the power -19 एंड देन आई विल डिवाइड इट बाय टाइम। तो यूनिट टाइम का हमारे पास आ जाएगा कि कितना चार्ज फ्लो किया इन यूनिट टाइम, करंट आ जाएगा। सो डिस्चार्ज ट्यूब के केस में हमने ये एक्सेप्शन पढ़ी, इसको आपने जहन में रखना है। चार्ज कैरियर्स का हमने कहा कि चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, दीज आर द स्पीशीज द फ्लो ऑफ विच जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जो मेटालिक कंडक्टर्स में होते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो करंट जनरेट होता है। डिस्चार्ज ट्यूब में हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस जो प्रोटॉन से थोड़े से हैवी है, अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और गैस यूज करेंगे तो फिर ये प्रोटॉन नहीं उसी पर्टिकुलर गैस का मॉलिक्यूलर आयन होगा। फॉर एग्जांपल हीलियम है तो हीलियम के न्यूक्लियाई होंगे, तो ये भी चार्ज कैरियर है, ये भी चार्ज कैरियर है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं विच एक्ट एज चार्ज कैरियर्स, क्योंकि इनका फ्लो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है।
इलेक्ट्रोलाइट्स में सॉल्यूशन के जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, दैट दोज आर द चार्ज कैरियर्स विच कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो डिफरेंट केसेस में चार्ज कैरियर्स हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने कहा कि व्हाट हैपेंस अगर आप एक मेटालिक कंडक्टर को रेस्ट पर ऑब्जर्व करें, अगर उसको किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस से आपने नहीं जोड़ा हुआ और फिर बाद में जोड़ दिया, तो पहले और बाद में क्या क्या चीजें डिफरेंट होंगी। सो बिफोर यू अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस टू द कंडक्टर, होता क्या है कि उस मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली फ्लो करते हैं। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मोशन को मैंने ट्रेस किया हुआ है बाय यूजिंग ब्लू एरोज, कुछ की रैंडम मोशन को ट्रेस किया हुआ है बाय यूजिंग रेड एरोज। आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ करूं तो दो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते करते इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करके इधर आ रहे हैं, और उतने ही टाइम में दो और इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव करते करते उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करके उधर जा रहे हैं। सो रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन्स की जारी रहती है अगर आप उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से ना जोड़ें तब भी। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स रुके होते हैं, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, बट ये रैंडम मोशन हैज़ार्ड होती है और इस किस्म की होती है कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस नेट चार्जेस का फ्लो नहीं है। नेगेटिव चार्जेस इधर से इधर भी आ रहे हैं, इधर से इधर भी आ रहे हैं, नेट कोई भी नेगेटिव चार्ज इधर से इधर या उधर से उधर फ्लो नहीं कर रहा। सो नो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस। और ये जो रैंडम मोशन की जो वेलोसिटी होती है ये बहुत ही ज्यादा होती है, किलोमीटर्स पर सेकंड में होती है, इतने फास्ट चार्जेस मूव करते हैं। और ये वेलोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर आप इस कंडक्टर को गर्म करेंगे तो रैंडम मोशन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। एज कंपेयर टू दिस, अगर आप उसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दें तो तब क्या होगा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवा देगा विद इन द कंडक्टर, जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड, जैसा कि यहां पर एरो से शो किया हुआ है। अब इसके अंदर के चार्जेस जो हैं, अगर वो हम कन्वेंशनल करंट देख रहे हैं और पॉजिटिव चार्जेस की मोशन देख रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहां पर आप देखें, मैंने पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, तीन पॉजिटिव चार्जेस हैं जिनकी डायरेक्शन और जिनके पाथ को मैंने ट्रेस किया है बाय यूजिंग ब्लू एरोस। तो ये देखें, ये तीन चार्जेस रैंडमली मूव करते करते इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करके उधर चले गए। एट द सेम टाइम देयर आर सम चार्जेस आल्सो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर रहे होते हैं। देखें यहां पर एक रेड रैंडम मोशन मैंने शो की हुई है रेड कलर से, जो कि ऑपोजिट मूव कर रहा है। लेकिन अब नेट अगर आप देखें तो नेट इलेक्ट्रॉन्स उसी तरफ ही मूव कर रहे हैं, या चार्ज कैरियर्स, इस केस में कन्वेंशनल हम देख रहे हैं, तो नेट चार्ज कैरियर्स उस तरफ ही मूव कर रहे हैं। सो अब क्या है, हैज़ार्ड मोशन तो एग्जिस्ट करती ही है, साथ ही साथ एक डायरेक्टेड फ्लो ऑफ चार्जेस भी है। पहले चार्जेस उसी जगह पर घूमते फिरते रहते थे, नेट फ्लो नहीं होता था। अब घूम फिर रहे हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खिसक भी रहे हैं उस तरफ, ठीक है ना। सो देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। और ये जो नेट ड्रिफ्टिंग वाली वेलोसिटी है, आहिस्ता आहिस्ता जो खिसकने वाली वेलोसिटी है, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। दिस इज इन मिलीमीटर्स पर सेकंड, बहुत ही कम होती है। देखें इसके कंपैरिजन में किलोमीटर्स पर सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं, जबकि अलोंग द कंडक्टर एक डायरेक्टेड मोशन हो तो वो हल्के हल्के मिलीमीटर्स पर सेकंड, एक सेकंड में 1-2 मिलीमीटर ही खिसकते हैं, ठीक है। और ये जो है वेलोसिटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ एक डायरेक्टेड मोशन में जा रहे हैं, बीच में क्रिस्टल लैटिस के आयंस हैं, न्यूक्लियाई जो होते हैं मेटल के, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी पढ़ी है ना, तो वो एटम्स वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को मोशन का रास्ता नहीं मिलता, बीच में वो हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो जाती है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स फिर आहिस्ता आहिस्ता खिसकते हैं, मुश्किल है उनके लिए अब खिसकना। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि ये जो थर्मल वेलोसिटी है रैंडम मोशन वाली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बाकायदा डिफाइन किया कि वो वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन्स हल्के हल्के खिसकते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं अक्रॉस द कंडक्टर, जब उनको कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस दी जाए। इसका फॉर्मूला होता है जिसका निमोनिक है आपके लिए कि आई एम नाइव, ठीक है। सो आई नाइव, इस तरह से आपने याद रखना है। सो करंट इन अ कंडक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं इसको। और ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ई है एलिमेंट्री चार्ज 1.6 × 10⁻⁹, और ये जो वी है दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फार्मूला आपके मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो काम आने वाला है। इसी फार्मूले से हम देख सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। उसी फार्मूले को रीअरेंज करके हमने देखा है, तो न्यूमरेटर में करंट है, सो करंट अगर बढ़ा देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखें, जब करंट आई था तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट थी। करंट आपने अगर 2i कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल होगी। इफ यू डबल द करंट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो पहली चीज तो ये होगी कि अगर आप ज्यादा करंट देंगे इलेक्ट्रॉन्स फास्टली मूव करेंगे। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी मैटर करती है। यहां पर देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आप कर दें, कम कर देंगे, स्मॉलर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज द हायर इज द स्पीड।
कम इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उतना ही करंट मेंटेन करना है, तो उनको फास्टली मूव करना पड़ेगा ताकि उतने ही टाइम में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया गुजर जाए, ठीक है ना। ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो वो स्लोली भी मूव करते, तो 1 यूनिट टाइम में 1 सेकंड में उतना चार्ज फ्लो करवा सकते थे। तो करंट को कांस्टेंट रखते हुए अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को छेड़ा जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन हमें देखने को मिलता है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो उतने ही करंट को मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट करंट को रखने के लिए अगर वो स्लो भी मूव करेंगे तो कर सकते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है। अगर उतना ही करंट जनरेट करना है लेकिन आपके मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है, तो उनको फिर जल्दी जल्दी मूव करना पड़ेगा ताकि उतना ही टाइम है 1 सेकंड के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज करना है, ठीक है ना, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कांस्टेंट रखना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया के भी जो है वो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उसके अलावा जो है ई क्या है, ई तो कांस्टेंट है, इससे तो कोई मैटर नहीं करेगा ना, एलिमेंट्री चार्ज है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया से कैसे डिफरेंट होगा, करंट आपने सेम रखा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम रखी, एक ही कंडक्टर का एरिया यहां पर ज्यादा है यहां पर कम कर दिया, तो जहां पर एरिया ज्यादा है वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कम होगी, यहां पर एरिया छोटा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखें 2 टाइम्स ऑफ वी हो गई, डबल हो गई है। अब एक और चीज जो है वो बच्चों को कभी कभार प्रॉब्लम देती है, वो ये है कि वो इस चीज को रिलेट करते हैं कि जी क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पर कंडक्टर पतला हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कम होगी, यहाँ पे क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी। बिल्कुल ठीक बात है, समझ में आती है, अभी हमने किया। क्या यहाँ पे करंट ज्यादा और यहाँ पे करंट कम होगा? नहीं, करंट एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, क्योंकि करंट आपने कांस्टेंट रखना होता है थ्रू आउट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। एक ही कंडक्टर है, उसको कहीं पे मोटा कहीं पे पतला कर दे तो उसमें से करंट चेंज नहीं होना। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगना कि जी छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पोर्शन की रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे करंट नहीं, ऐसा नहीं होता। ये टोटली गलत कॉन्सेप्ट है, इसलिए इस चीज को मेंटल इंसाइट्स के तौर पे आपको बताया गया है कि अगर एक सिंगल स्ट्रेट कंडक्टर है विच इज ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया रिमेन्स द सेम, हाउएवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ग्रेटर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस एट द पॉइंट वेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नैरोअर। करंट सेम रहता है, तो ये बात याद रखनी है। ओहम्स लॉ हमने पढ़ा, हमने कहा कि अगर तमाम फिजिकल कंडीशन किसी भी मेटालिक कंडक्टर की कांस्टेंट रखी जाए तो उसके एंड्स के अक्रॉस जितना ज्यादा वोल्टेज होता है उतना ज्यादा करंट होता है। एंड हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया K, एंड दिस K इज बेसिकली कंडक्टेंस, K इज I/V, ठीक है। और अगर इसी को फार्मूले को रीअरेंज कर दिया जाए तो V इज इक्वल टू I/K हो जाएगा, या हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय 1/K, वेयरएज 1/K इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस विच इज रेजिस्टेंस, जिससे ये मशहूर जमाना ओम्स लॉ का फार्मूला आया V इज इक्वल टू IR। मतलब कहने का यह है कि एक परफेक्टली ओहमिक कंडक्टर के केस में अगर आप x एक्सिस पर V और y एक्सिस पर I लिखें तो आपको एक लीनियर रिलेशनशिप मिलेगा, और इस ग्राफ की जो स्लोप है दैट इज I/V एंड दैट इज K कंडक्टेंस, बेसिकली ज्यादा अप्रोप्रिएटली इसको G से शो करते हैं। इस ग्राफ की स्लोप का इनवर्स जो है विच इज V/I, दैट इज 1/K, या दैट इज 1/G, या दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा ओहमिक और नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। ओहमिक सब्सटेंस shows a linear relationship between current and voltage, while non-ohmic substance deviate from that linear relationship when voltage is increased to a sufficient degree. फॉर एग्जाम्पल फिलामेंट बल्ब जो है, जो कि एक मेटेलिक उसमें टंगस्टन की फिलामेंट होती है, आफ्टर यू रीच अ सर्टेन वोल्टेज एंड अ सर्टेन करंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप पहुंच गए हैं तो इतना ज्यादा करंट हो गया है कि वो मेटेलिक फिलामेंट गर्म होना शुरू हो गई है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, मेटल है ना, तो इस वजह से वोल्टेज अब उतनी बढ़ाने से करंट उतना नहीं बढ़ रहा, ये ग्राफ वोल्टेज एक्सिस की तरफ बेंड हो जाएगा। सो फॉर मेटालिक कंडक्टर्स the graph bends towards the voltage axis at sufficiently higher values of voltages, while the opposite happens for semiconductor, because semiconductors में जब आप एक certain high voltage और high current पर पहुंचते हैं, semiconductor गर्म होता है, तो गर्म होने से उसमें इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होते हैं, उल्टा उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, कंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो इससे आगे अब आप थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए द ग्राफ बेंड्स टुवर्ड्स द करंट एक्सिस। सो फॉर conductors, the non-ohmic deviation is towards the current axis, while for the filament bulb, which is a metallic conductor, the non-ohmic deviation is towards voltage axis.
उसके बाद हमने रेजिस्टेंस पढ़ा और रेजिस्टिविटी पढ़ा। रेजिस्टेंस जो है दैट इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, कि चार्ज कैरियर्स उसके क्रॉस गुजर रहे हैं, करंट को अपोज करने की सलाहियत किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहलाती है। रेजिस्टिविटी क्या है कि अगर आप उसी कंडक्टर की डायमेंशन फिक्स कर दें कि 1 मीटर क्यूब ही लेना है आपने और 1 मीटर क्यूब के पोर्शन की जितनी रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और ये नेचर ऑफ सब्सटेंस को डिटरमिन करने में हमारी हेल्प करती है कि अगर आपने कॉपर और आयरन की आपस में प्रॉपर्टी देखनी है कि कॉपर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है कि आयरन ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, तो अगर आप कॉपर की मोटी सी तार ले लें और आयरन की पतली सी तार ले लें और उनकी रेजिस्टेंस कंपेयर करके ये फैसला करें कि कॉपर अच्छा है कि आयरन अच्छा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि उनकी डायमेंशंस वायर्स की डिफरेंट हैं। तो आप क्या करेंगे, आप दोनों की सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया की वायर्स की रेजिस्टेंस कंपेयर करके देखें। ठीक है, तो हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि दोनों का एक 1 मीटर क्यूब वाला पीस लेकर आओ और उनकी हम रेजिस्टेंस कंपेयर करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ कॉपर अच्छा कंडक्टर है कि आयरन अच्छा कंडक्टर है। सो नेचर ऑफ अ सब्सटेंस को कंपेयर करने का इंडेक्स है रेजिस्टिविटी, कि जिसमें हम डायमेंशंस फिक्स कर देते हैं। अब डायमेंशंस आर नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। अब कौन सा सब्सटेंस अच्छा कंडक्टर है बुरा कंडक्टर है ये प्योरली उसकी नेचर पर ही डिपेंड करेगा। दिस इज द रीजन वी नीड रेजिस्टिविटी। हालांकि हमारे पास रेजिस्टेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी ऑलरेडी है जो बताती है एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस, लेकिन स्टिल हमें रेजिस्टिविटी का एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनानी पड़ी। उसकी वजह यह है, फॉर्मूला इसका होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस, रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड डिनोमिनेटर में जो ए है दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बिल्कुल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, एंड कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस। अगेन इसका फॉर्मूला उसके ऑपोजिट है। रेजिस्टेंस की जगह हम कंडक्टेंस लिखेंगे तो जी लिखेंगे, वो था रो एल ओवर ए, ये है ए ओवर रो एल। ठीक हो गया। अच्छा, इस फॉर्मूले में ये जो रो है ये कंडक्टिविटी नहीं है, ये रेजिस्टिविटी ही है। ठीक है ना, हमने इसी फॉर्मूले को ही उल्टा किया है। तो ऐसा नहीं है कि उस फॉर्मूले में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है तो इस फॉर्मूले में कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी होगी, नहीं, इस फॉर्मूले में कंडक्टेंस और क्या है, रेजिस्टिविटी है। ये थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब हमने पढ़ा कि कुछ फैक्टर्स हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करने वाले। ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर इज प्योरली अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स रेजिस्टेंस ओनली। ये ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टिविटी वाले सेक्शन में ये पहली बुलेट नहीं है, और बाकियों को मैंने नीचे रखा है ताकि आपको क्लियर फर्क फील हो और दिमाग में भी जब आप याद करें तो ये टेबल अगर आपके दिमाग में आए तो आपको पता चले कि हाँ पहला पॉइंट इधर था और इधर मिसिंग था। ठीक है, तो ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, लेंथ हो गया, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वॉल्यूम, जो भी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स हैं वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे, रेजिस्टिविटी को नहीं अफेक्ट करेंगे। इसके बाद वाले जो फैक्टर्स हैं वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को इक्वली अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर भी रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, रेजिस्टिविटी को, प्रेशर भी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करता है। नेचर ऑफ मटेरियल भी, अगर कॉपर की जगह आयरन रख देंगे तो वो रेजिस्टेंस को भी अफेक्ट करेगा, रेजिस्टिविटी को भी अफेक्ट करेगा। सो ऑल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेजिस्टिविटी आल्सो अफेक्ट रेजिस्टेंस, बट ऑल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेजिस्टेंस नॉट अफेक्ट रेजिस्टिविटी टू। और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो नहीं करते, ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। इसके बाद एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन ऑफ वायर से क्या होगा। सो जब भी हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि वायर को स्ट्रेच किया है टू ट्वाइस इट्स लेंथ, यानी पहले उसकी लेंथ L थी, बाद में उसकी लेंथ 2L हो गई है। तो स्ट्रेच का वर्ड अगर आ गया तो आपने समझ जाना है कि जहां उसकी लेंथ डबल हो रही है एट द सेम टाइम उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हाफ होगा, चाहे बताया गया हो या ना बताया गया हो। इसी तरह कंप्रेशन में भी अगर आपको कहा जाता है कि एक वायर को कंप्रेस किया गया है, उसकी लेंथ L से हाफ L हो गई है, तो आपने विदाउट इवन बीइंग टोल्ड अंडरस्टैंड कर लेना है कि जहां लेंथ हाफ हुई है वहां क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बड़ा हुआ होगा, वायर छोटी और मोटी हुई होगी। स्ट्रेचिंग वाले केस में वायर लंबी और पतली हो गई है। सो अगर लेंथ डबल कर रहे हैं आप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑटोमेटिकली हाफ कर रहे हैं। सो आफ्टर अ सर्टेन डेरिवेशन हमें फाइनल आंसर ये मिलता है कि इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, तो फाइनल रेजिस्टेंस और इनिशियल रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है दैट विल बी R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर R। अगर वायर की स्ट्रेचिंग से पहले वाले रेजिस्टेंस R थी और आपने वायर को 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया तो उसकी फाइनल रेजिस्टेंस विल बी 2 स्क्वायर टाइम्स R, यानी कि 4 टाइम्स R। फाइनल रेजिस्टेंस पहले की निस्बत 4 गुना हो जाएगी। आपने 3 टाइम्स उसको स्ट्रेच किया, फाइनल रेजिस्टेंस पहले की निस्बत 9 टाइम्स हो जाएगी, 9 टाइम्स। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है कंप्रेशन के केस में कि इनिशियल रेजिस्टेंस अगर R है और आपने वायर को 2 टाइम्स
कंप्रेस किया है, मतलब उसकी लेंथ को पहले की निस्बत हाफ कर दिया है, तो r/2 का स्क्वायर यानी कि r/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। और अगर आपने इतना कंप्रेस कर दिया कि नाउ द वायर इज 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो फिर उसकी जो रेजिस्टेंस है पहले की निस्बत 1/9 हो जाएगी, नवा हिस्सा r/9 हो जाएगी। उसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बाकी सारी की सारी ये डेरिवेशन है, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा। वो कॉन्सेप्ट ये है कि 0 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस पर आपको किसी ना किसी पर्टिकुलर वायर की अगर रेजिस्टेंस दे दी जाए कि इसकी रेजिस्टेंस इतनी है, और उसके बाद एक फाइनल टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर है T, उसके ऊपर वाली रेजिस्टेंस आपको दे दी जाए और कहा जाए पहले वाली रेजिस्टेंस RO है 0 वाली, और फाइनल टेम्परेचर T वाली रेजिस्टेंस RT है, और यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा T विच इज बेसिकली इक्वल टू दिस टेम्परेचर। अगर ये 0 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस है, ये 15 डिग्री ऑफ सेल्सियस है, तो डिफरेंस 15 का ही है ना, तो आप सिंपली ये टेम्परेचर भी पुट कर सकते हैं, वो चेंज इन टेम्परेचर के ही बराबर होगा। सो पुट कहां करेंगे, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे फाइनल रेजिस्टेंस जो बाद में थी माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस जो पहले थी, ये है क्या है, ये हो गया आपके पास चेंज इन रेजिस्टेंस। फिर आप क्या करेंगे, चेंज इन रेजिस्टेंस को डिवाइड करेंगे ओरिजिनल रेजिस्टेंस के ऊपर, दिस, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा T से, या सिंपली T से ही मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मैंने कहा इनिशियल तो 0 है, फाइनल 15 है, तो डेल्टा T भी 15 है और फाइनल भी 15 है, तो सिंपली फाइनल टेम्परेचर ही पुट कर दें, लेकिन याद रहे कि यहां पर होता चेंज इन टेम्परेचर ही है। तो ये जो ओवरऑल आपके पास अब ये वैल्यू बन गई, जो रेशो आपने क्रिएट किया, ये है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर, ठीक है। RT माइनस RO था चेंज इन रेजिस्टेंस, RT माइनस RO डिवाइडेड बाय RO था चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, फिर RT माइनस RO डिवाइडेड बाय RO टाइम्स डेल्टा T, अब ये फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, ओहम पर मीटर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि ऊपर भी रेजिस्टेंस की डायमेंशन है, नीचे भी रेजिस्टेंस की डायमेंशन है, ये डायमेंशंस कट जाती हैं, सिर्फ टेम्परेचर की ही जो है डायमेंशन बच जाती है। तो ओहम पर केल्विन की बजाय, सॉरी, ओहम पर केल्विन की बजाय ये सिर्फ पर केल्विन ही रह जाता है। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के यूनिट है दैट इज ओनली पर केल्विन, ठीक है। ये आपको बताएगा कि 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से कितना फ्रैक्शनल चेंज आता है रेजिस्टेंस में, यानी कि अगर 0 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस के ऊपर 100 ओहम थी, तो इसकी कितनी फ्रैक्शन 1 डिग्री से बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का जिसका 0 डिग्री के ऊपर 100 ओम है, इसका फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर राइज इज 0.5 पर केल्विन, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका 0.5 की फ्रैक्शन ले लो, इसकी 0.5 की फ्रैक्शन का मतलब है इसका आधा, यानी कि 50 ओहम। तो मतलब कहने का ये है कि अगर इसका टेम्परेचर मैं 0 से 1 डिग्री ऑफ सेल्सियस तक बढ़ाऊंगा, तो चेंज इन टेम्परेचर फ्रैक्शनल चेंज 0.5 है, तो मतलब 50 ओहम बढ़ जाएगी, और 1 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस 0 डिग्री वाली रेजिस्टेंस की निस्बत ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी, अब यहाँ पर 150 हो जाएगी, 50 का इजाफा हो जाएगा। दिस इज व्हाट फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट केल्विन मीन्स, ठीक हो गया। दिस इज द फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला अब कहलाता है फॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज व्हाट वी कॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी को रीअरेंज करके आपके पास ये फॉर्मूलाज बन गए हैं कि फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस जो 0 वाली है इनटू 1 प्लस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। एग्जैक्टली यही इक्वेशन आप रेजिस्टिविटी के बारे में भी लिख सकते हैं। दिस इज द रीजन हम इस कोफिशिएंट को टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। सो व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन और पर डिग्री ऑफ सेल्सियस, क्योंकि 0 से हम ले रहे हैं आगे, तो 1 केल्विन का चेंज, एक तो चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर के ही बराबर है। एक बात ये याद रखनी है कि चाहे चेंज इन टेम्परेचर पुट करें चाहे फाइनल टेम्परेचर, सेम बात है। दूसरी बात, चूंकि सेल्सियस और केल्विन के टेम्परेचर स्केल्स इस किस्म के हैं कि सेल्सियस की 1 डिग्री केल्विन की 1 डिग्री के चेंज के बराबर है। सो पर यूनिट चेंज इन केल्विन या पर यूनिट चेंज इन सेल्सियस इज द सेम थिंग, ठीक होगा। दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और इसका मकसद क्या है, आपको ये टेबल दिखाने का, क्योंकि आपने इस टेबल को याद हरगिज भी नहीं करना। जब भी आप कभी भी किसी डेटा टेबल को इनकाउंटर करें ड्यूरिंग योर स्टडी बुक रीडिंग के वक्त, तो आप क्या करेंगे, आप उस डेटे को रट्टा कभी भी नहीं मारेंगे, एक्सेप्ट इन सम फ्यू केसेस। वो जो केसेस होते हैं वो मैं बताता जाता हूँ, ठीक है ना, आपके लेक्चर में मैं बता गया हूँ
कि कौन कौन सी चीज़ें आपने बाकायदा क्रैम करनी है। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में कहा कि वाटर की, जर्मेनियम की, एयर की, इनकी सारों की रिलेटिव परमिटिविटी रट्टा मारनी आती है। यहां से आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, तो इस टेबल को कैसे अप्रोच करना है जिसमें से कुछ ना पूछा गया हो लेकिन दिल भी कर रहा हो उसको पढ़ने का, उसमें आपने हमेशा ये करना होता है कि आपने देखना होता है जो भी किताबों स्टैंडर्ड किताबें होती हैं एक अरेंजमेंट में आपको हमेशा वैल्यूज दी जाती हैं, रैंडम नहीं दी जाती। तो आपने देखना है सबसे हाईएस्ट कौन सी है, सबसे लोएस्ट कौन सी है, कोई एक्सेप्शन है कि नहीं है। सो एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है कि आखिर वाली 3 वैल्यूज जो है वो नेगेटिव हैं। वो क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये एक तो एक्सेप्शन हो गई, आपने देखनी है। उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, लोएस्ट वैल्यू किसकी है, वो सब्सटेंस याद रखना है। ठीक हो गया। और किसकी पॉजिटिव और किसकी नेगेटिव है। मेटालिक कंडक्टर्स हैं सारे के सारे पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बस आपने इससे इतना ही डेटा निकालना था। तो जो एक तरीका होता है स्टडी करने का कि आपने क्वांटिटेटिव डेटा को देखकर, अब आप रोबोट तो नहीं है कि याद करना है, क्वांटिटेटिव डेटा से आपने क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन निकालनी है। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ फिजिक्स। बाकी इसको याद करने के लिए कंप्यूटर बन गया, एआई है, वो आपका काम नहीं है। आपका काम इससे इंटरप्रिटेशन निकालना है। ठीक हो गया। ऐसी कोई भी टेबल है तो हमेशा ऐसा करना है। अब हम आगे देखते हैं बैटरीज इन सीरीज एंड बैटरीज इन पैरेलल। अगर 3 बैटरीज मैं सीरीज में जोड़ दूं, इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव से, हर बैटरी की ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, E3 इंटरनल रेजिस्टेंस R3। तो क्या होगा, ईएमएफ्स ऐड हो जाती हैं। सिंपली आप ऐड कर सकते हैं तीनों ईएमएफ्स को। तो अगर ये 5 वोल्ट की 3 बैटरीज हैं, मिल के 15 वोल्ट की बैटरीज हो जाएंगी। इंटरनल रेजिस्टेंस भी चूंकि सीरीज में है तो ऐड हो जाएंगी। तो अगर ये 1 ओम की इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं तो मिलके 3 ओम की इंटरनल रेजिस्टेंसेज हो जाएंगी। करंट्स ऐड नहीं होते। अगर ये बैटरी अकेली 0.5 एम्पियर दे रही थी, ये बैटरी भी अकेली 0.5 एम्पियर दे रही थी, ये बैटरी भी अकेली 0.5 एम्पियर दे सकती थी, तो तीनों मिला के 1.5 एम्पियर्स नहीं देंगी। तीनों मिलाकर भी 0.5 एम्पियर्स ही देंगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है बैटरीज इन पैरेलल में। बैटरीज इन पैरेलल में ये सिस्टम होता है, आई गेस दैट स्लाइड इज नॉट बीइंग इंक्लूडेड है, खैर मैं आपको यहां पर बता देता हूं। बैटरीज इन पैरेलल में करंट ऐड हो जाता है। सो अगर मेरे पास ये एक बैटरी है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ईएमएफ RE1 है। एक और बैटरी हो गई, इसको भी मैंने जोड़ दिया। एक और बैटरी हो गई, इसको भी मैंने जोड़ दिया, E2 E3। इस केस में क्या होगा, ईएमएफ्स ऐड नहीं होंगी। ये 5 वोल्ट की, ये 5 वोल्ट की, ये 5 वोल्ट की, मिल के भी 5 वोल्ट की ही रहेंगी। करंट ऐड हो जाएगा। ये 0.5 एम्पियर, ये 0.5 एम्पियर, ये 0.5 एम्पियर देती थी, तो तीनों मिला के 1.5 एम्पियर देना शुरू कर देंगी। तो अब यहाँ से टर्मिनल निकालें, यहाँ से टर्मिनल निकालें, इसके इन दोनों टर्मिनल के बीच में कोई भी एक्सटर्नल सर्किट जोड़ दें, आपको 1.5 एम्पियर का करंट मिलेगा और 5 वोल्ट की ही ईएमएफ मिलेगी। व्हाट अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंसेस? इंटरनल रेजिस्टेंसेस इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह ही ट्रीट होती हैं। जिस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप रेसिप्रोकल फार्मूला यूज करके इंटरनल रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट करते हैं, वही काम आपने यहां पर कर देना है। सो दिस इज हाउ बैटरीज बिहेव व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी कि अगर रेजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल में जोड़ा जाए तो क्या होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको आनी चाहिए। आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं जिनको मैंने सीरीज में जोड़ा हुआ है, एंड टू एंड कनेक्ट किया हुआ है, सो दैट करंट हैज ओनली वन पाथ थ्रू ऑल ऑफ देम। तो इस केस में क्या होता है, सारे के सारे रेजिस्टर्स में से सेम करंट ही फ्लो करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेजिस्टेंस। कौन सा हाई वाला है, कौन सा लो रेजिस्टेंस वाला है, सारों का सेम करंट होगा। वोल्टेज ड्रॉप इसका V1, इसका V2, इसका V3 डिफरेंट होगा। किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, वो डिपेंड करता है कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा या कम है। अब करंट तो सबका सेम है, वोल्टेज ड्रॉप उसका ज्यादा होगा जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। सो इफ अ रेजिस्टर ऑफ हाई रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट इन दिस कॉम्बिनेशन, हाईएस्ट रेजिस्टेंस वाला जो रेजिस्टर है उसकी हाईएस्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगी, लोएस्ट वाले की लोएस्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगी। सो voltage drop is directly proportional to the resistance of that particular resistor। आखिरी यहां पर पॉइंट लिखी हुई है कि ऐसा बल्ब जिसकी पावर रेटिंग लो है लेकिन रेजिस्टेंस उसकी हाई है तो वो ब्राइटर ग्लो करेगा। फॉर एग्जांपल ये बल्ब है 100 वाट का,
ये बल्ब है 200 वाट का, ये बल्ब है 300 वाट का, तो एक लेमैन बंदे को अगर जाके पूछें और उससे पूछें कि 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट में से सबसे रोशन कौन सा बल्ब होगा, तो वो तो कहेगा 300 वाट का, क्योंकि वो 300 वाट का है। लेकिन अगर उस बंदे ने फिजिक्स के लेक्चर्स लिए होंगे और उसने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि ये बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है कि पावर जो है दैट इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू पावर रेटिंग, रेटेड पावर है दैट इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। सो इफ अ सर्टेन बल्ब हैज अ हाई पावर रेटिंग, it is understood that that bulb must have a low resistance. So high power rating वाले की resistance low है। फॉर एग्जाम्पल ये हाईएस्ट पावर रेटिंग वाला है, करंट तो इसको भी बाकियों जैसा मिल रहा है आई, लेकिन चूंकि इसकी रेजिस्टेंस लो है इस वजह से इसका पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो लो हो जाएगा, क्योंकि हमने ये बात की है वोल्टेज ड्रॉप आर पर डिपेंड करता है। सो अब करंट ये बाकियों जैसा ही ले रहा है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप बाकी दोनों की निस्बत सबसे कम इसको मिल रही है। सो पावर जो होता है वो करंट और वोल्टेज ड्रॉप का प्रोडक्ट होता है, तो इसको करंट तो ठीक मिल रहा है जितना बाकियों को मिल रहा है, लेकिन इसको वोल्टेज बाकियों की निस्बत सबसे कम मिल रही है, तो इसकी पावर कंजम्पशन कम हो जाएगी। दिस बल्ब वोंट ग्लो ब्राइटर, ऑल्दो इसकी पावर रेटिंग जो है वो हाई है, लेकिन चूंकि पावर रेटिंग हाई होने से इसकी रेजिस्टेंस लो है, इसलिए इसकी पावर कंजम्पशन कम है। ठीक है, तो रेटेड पावर आपको हमेशा एक्चुअल पावर कंजम्पशन नहीं बताती, क्योंकि रेटेड पावर तो P = V² और R के मुताबिक होती है, और वो अकेला एक बल्ब को एक सर्टेन वोल्टेज V से कनेक्ट करके चेक की जाती है। सो इस बल्ब को अकेले किसी सर्टेन वोल्टेज V जो स्टैंडर्ड होगी 220 वोल्ट उससे कनेक्ट करेंगे तो इसको पूरा 220 वोल्ट मिलेगा, करंट भी जितना इसकी रेजिस्टेंस होगी ये लेगा, तब ये 300 वाट जितना ग्लो करेगा। बट राइट नाउ इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में ये बल्ब 300 वाट जितनी आउटपुट नहीं दे पा रहा, ठीक है ना, डिम हो गया है, उल्टा बाकियों की निस्बत सबसे डिम यही है। इसका ऑपोजिट होगा कि अगर किसी बल्ब की पावर रेटिंग जो है वो सबसे कम है, जैसा कि ये 100 वाट वाला बल्ब है, तो इस बल्ब की पावर रेटिंग जो है वो जो है सबसे कम है, तो लो पावर रेटिंग का मतलब है कि ये बल्ब बहुत ही हाई रेजिस्टेंस वाला है। तो हाई रेजिस्टेंस वाला है, करंट तो ये बाकियों जैसा ही लेगा, लेकिन चूंकि इसकी रेजिस्टेंस हाई है तो ये वोल्टेज बाकियों की निस्बत सबसे ज्यादा यही ले रहा है। तो अगेन पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ IV, करंट बाकियों जैसा ले रहा है लेकिन वोल्टेज बाकियों से ज्यादा ले रहा है, तो पावर कंजम्पशन इसकी फिर ज्यादा हो जाएगी, ऑल्दो पावर रेटिंग इसकी रेटेड पावर कम थी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितनी लो पावर हो उतना हाई ब्राइटनेस, जितनी हाई पावर हो उतनी लो ब्राइटनेस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड की जाती है? सिंपली आप सारी की सारी रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं तो आपने n टाइम्स r कर देना है, तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। और याद रहे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। अगर आप 1 ओहम, 2 ओहम और 3 ओहम वाले रेजिस्टर्स को जोड़ दें तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो 1 से भी ज्यादा होगी, 2 से भी ज्यादा होगी, 3 से भी ज्यादा होगी, क्योंकि जमा होकर जवाब तो इन सबसे बड़ा ही आएगा ना। पैरेलल में इसका उल्टा होता है। आगे चलते हैं हम, वोल्टेज डिवाइडर रूल। जैसा कि हमने कहा कि करंट सारे के सारे सर्किट्स में से, सारे के सारे रेजिस्टर में से सेम गुजर रहा है, लेकिन वोल्टेज हर एक की अपनी है। एक तरीका तो एक ये है कि आपको जिसकी रेजिस्टेंस पता हो आप उस हिसाब से V = IR यूज करके उस पर्टिकुलर रेजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं। करंट आपको गिवन हो और उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस भी पता हो तो आप फाइंड कर सकते हैं कि उसका वोल्टेज ड्रॉप कितना है। लेकिन व्हाट अबाउट आपको ये सारी चीजें नहीं गिवन, तो तब आप क्या करेंगे? तब आप ये करेंगे कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल मैंने इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस सोर्स की वोल्टेज लिखूंगा, जितने वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एक रेशो से, और उस रेशो में मैं क्या करूंगा, उस रेशो में न्यूमरेटर में मैं लिखूंगा R1 और डिनोमिनेटर में लिखूंगा बाकी सारे, इन सारे के सारे रेजिस्टर्स का सम। ठीक है, तो अगर कोई दूसरा है तो मैं दूसरे के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना चाह रहा हूं, तो सोर्स की वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है। अगर तीसरे के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना चाह रहा हूं तो सोर्स की वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मेरे पास इस की वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। इसी तरह nth रजिस्टर के लिए V मल्टीप्लाइड बाय R रेशो, उस रेशो के न्यूमरेटर में Rn लिखेंगे, उस nth रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस, डिनोमिनेटर में सारी की सारी रेजिस्टेंसेस का सम लिख देंगे। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई इस तरह से भी किया जाता है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस nth रजिस्टर इज इक्वल टू सोर्स की वोल्टेज ड्रॉप मल्टीप्लाइड बाय nth रजिस्टर के रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नीचे और ऊपर उस nth रजिस्टर के रेजिस्टेंस। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब पावर, इक्विवेलेंट पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे? होता इस तरह से है कि अगर आपको बता दिया गया है कि ये 100 वाट का है, ये 200 वाट का है, ये 300 वाट का है,
और मुझे बताओ कि इन सारों की मिला के इस पर्टिकुलर सर्किट में कितनी पावर ये कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक लेमैन बंदा क्या करेगा, वो कहेगा 100 जमा 200 जमा 300 कर दो, 600 जवाब है। गलत। ये 100 वाट का बल्ब है, लेकिन इस पर्टिकुलर सेटिंग में ये 100 वाट नहीं ले रहा, क्योंकि इसकी रेटेड पावर 100 वाट है। यहाँ पे तो 100 वाट नहीं ले रहा, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ले रहा है। जैसा कि हमने पीछे कहा कि बाकियों से वो 300 वाट से ज्यादा ये ग्लो कर रहा है, और वो 300 वाट वाला ऑल्दो 300 वाट का है, लेकिन इस पर्टिकुलर सेटिंग में 100 वाट वाले बल्ब से काफी डिम ग्लो कर रहा है। वो तो ये 300 वाट है, लेकिन 300 वाट ले नहीं रहा। तो एक्चुअल पावर कंजम्पशन ये 100 वाट 200 वाट और 300 वाट है ही नहीं। हमने तो एक्चुअल पावर कंजम्पशन को ऐड करके नेट पावर कंजम्पशन बतानी है ना, वो तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो रेटेड पावर पता है। तो रेटेड पावर को यूज करके एक्चुअल पावर कंजम्पशन कैसे निकाली जाती है, आफ्टर अ लॉन्ग डेरिवेशन, जो हमने अपने रेगुलर लेक्चर्स में डिस्कस की, अंडरस्टैंड की, इंटरप्रेट की, डिराइव की कि ये कैसे आई। आफ्टर दैट फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि रेटेड पावर को यूज करके आप एक्चुअल पावर कंजम्पशन सारे के सारे सर्किट की सीरीज में कैसे फाइंड करते हैं। कि अगर आपको रेटेड पावर सबकी दे दी जाए कि एक्चुअल में ये बल्ब 100 का वाट का था, ये 200 वाट का था, या 300 वाट का था, तो आप रेसिप्रोकल फार्मूला यूज करके रेटेड पावर निकाल सकते हैं। सो 1 ओवर इक्विवेलेंट पावर विल बी इक्वल टू 1 ओवर P1 1 ओवर P2 1 ओवर P3 का सम। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि अगर ये 100 वाट का, ये 200 वाट का, ये 300 वाट का है, इनको मिलाएंगे तो इनकी जो इक्विवेलेंट पावर कंजम्पशन बनेगी वो 300 से भी कम होगी, 100 से भी कम होगी, 100 से भी कम होगी। ठीक है, सबसे कम होगी। तो मिलकर सीरीज कॉम्बिनेशन में जब 4-5 बल्ब मिल जाएं तो मिलकर उनकी पावर ऐड अप और बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो जाती है। ठीक है ना, यानी कि अगर आपके पास एक बल्ब है, वो अकेला ग्लो कर रहा है, एक सर्टेन ब्राइटनेस दे रहा है, और आप कहते हैं कि ये 100 वाट का है, एक और 100 वाट का ले आओ, 2 बल्ब जलाऊंगा, अच्छी रोशनी हासिल करूंगा, तो आप दूसरा बल्ब उसके साथ पैरेलल में जोड़ने की बजाय सीरीज में जोड़ देते हैं, क्योंकि आपको फिजिक्स नहीं पता। अगर आपको फिजिक्स पता होती तो आप ये ब्लंडर ना करते, लेकिन अब आपको फिजिक्स नहीं पता तो आपने सीरीज में जोड़कर ज्यादा रोशनी हासिल करने की कोशिश की। 2 बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं, तो पता चला कि पहले वो बल्ब जितनी ब्राइटनेस दे रहा था अकेला, अब 2 बल्ब मिलकर उसकी आधी ब्राइटनेस दे रहे हैं। तो अब उस सर्किट की पावर कंजम्पशन 100 वाट की बजाय 50 वाट हो गई है। आपका ख्याल था कि 100 वाट का और एक और 100 वाट का जोड़ूंगा तो 200 वाट की पावर कंजम्पशन मिलेगी। गलत, उल्टा आपने कम कर दी, क्योंकि आपकी इक्विवेलेंट पावर कंजम्पशन जो है उस केस में 100 डिवाइडेड बाय 2 100 डिवाइडेड बाय 2 कम होगी, हाफ होगी, रेसिप्रोकल फार्मूले के मुताबिक। तो इक्विवेलेंट पावर जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह से बिहेव करती है। इसीलिए आपके घरों में सीरीज सर्किट यूज नहीं किया जाता, बिकॉज इफ वी लाइट अप मोर देन 1 bulbs in your home at a time, then they will give a total lower brightness as compared to if one was lit up alone. अगर मैं इस कमरे में सीरीज सर्किट जोड़ दूं, आप जिस कमरे में बैठ के मुझे सुन रहे हैं, आपके कमरे में सारे बल्ब सीरीज में जुड़े हुए हों, आप एक बल्ब ऑन करें, आप कहें रोशनी कम है, पढ़ा नहीं जा रहा, क्यों ना दूसरा बल्ब ऑन कर दूं। दूसरा बल्ब ऑन किया, पता चला ब्राइटनेस उल्टा आधी हो गई। फिर आपने अपने इलेक्ट्रीशियन को गालियां निकाली कि वो इलेक्ट्रीशियन पढ़ा लिखा नहीं था, उस्ताद से सीखा हुआ था। तो यहाँ पर फिजिक्स काम आती है। ठीक है, और लो इलेक्ट्रीशियन आजकल के हमारे फिजिशियन से भी ज़्यादा जानते हैं, उनको पता है चीज़ें, एक्सपीरियंस करके आए हैं। बट अगर आपको फिजिक्स पता है और आप किसी उस्ताद से सीखे हुए नहीं हैं इलेक्ट्रीशियन का काम, तो आप ये काम बेहतर ही करेंगे। आप किसी के घर में जाके उसकी वायरिंग सीरीज में करके नहीं आएंगे। अगर सीरीज में करके आए, फिर उसने आपको लान तान करनी है कि ये बंदा क्या कर गया है, अब मैं 2 बल्ब जलाता हूँ, उल्टा रोशनी कम हो जाती है। सो एक तो ये रीज़न इसकी है। दूसरी रीज़न आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जी सीरीज सर्किट में अगर एक बल्ब टूट जाए, फट जाए, ब्लो कर जाए, तो सारे के सारे बल्ब ऑफ हो जाएंगे। तो घर में अगर एक चीज़ जल गई, पूरा का पूरा घर ही अंधेरे में डूब गया, ना पंखा चल रहा, ना इस्त्री चल रही है। तो ये वजह तो आपने 6ठी 7वीं में पढ़ी है। तो अब आप 6ठी 7वीं से आगे आ गए हैं, MD कैड में आ गए हैं, तो आपको ये वजह भी पता होनी चाहिए कि वाई वी डोंट यूज सीरीज सर्किट इन हाउस होल्ड अप्लायंसेज, बिकॉज वी कैन नॉट एड अप इंडिविजुअल पावर्स। 2 चीज़ें मिलकर ज़्यादा हम चीज़ अगर हासिल करना चाह रहे हैं, 2 पंखे चला के ज़्यादा हवा चाहते हैं, तो 2 पंखे चलाएंगे, उल्टा वो दोनों मिलकर पहले से 50% हवा देना शुरू कर देंगे। दिस इज अनदर रीज़न। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पर अब आप आ जाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड जो है रेजिस्टर्स को जोड़ने की बजाय उन सारों के एंड्स को इकट्ठे बैटरी के एक पोल से जोड़ दिया जाता है, और उन सारों के दूसरे एंड को इकट्ठे बैटरी के दूसरे पोल से जोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है कि दोनों रेजिस्टर्स को बराबर बराबर वोल्टेज मिलती है। सो all resistors have their ends connected to the battery, voltage is same across all resistors। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इसको भी 10 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 10 वोल्ट, लेकिन करंट I है, ये आगे जाके I1 और I2 में ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। और ये कैसे डिवाइड होगा,
I इज इक्वल टू वी ओवर आर। वी कांस्टेंट है तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। जो ज्यादा रेजिस्टेंस वाला बल्ब है वो कम करंट हासिल कर पाएगा, जो कम रेजिस्टेंस वाला बल्ब है वो ज्यादा करंट ले जाएगा। सो करंट इन दिस केस विल बी 1 ओवर R। अब आखिरी बात लिखी हुई है, अ बल्ब ऑफ लो पावर रेटिंग एंड हाई रेजिस्टेंस वुड ग्लो डिमर। हमारे पास पावर रेटिंग कैसे फाइंड की जाती है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर R। फॉर एग्जांपल आपने एक बल्ब लिया है ये वाला 100 वाट का और एक बल्ब लिया है ये वाला 200 वाट का, और आप किसी को जाके बोलेंगे बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, और अगर वो आपको कहता है कि जी मैंने लेक्चर लिया है, मुझे पता है, अभी मैंने पिछले लेक्चर में सुना है, पिछले पोर्शन में, कि जिसकी पावर रेटिंग कम होती है वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करता है, तो 100 वाट वाला ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, उसका जवाब गलत होगा, क्योंकि वो सीरीज कॉम्बिनेशन था, ये पैरेलल है। पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में क्या है कि जनाब जो लो पावर रेटिंग वाला बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस हाई है, तो अगर उसकी रेजिस्टेंस हाई है तो वो वोल्टेज तो इस जैसे ही ले रहा है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस चूंकि हाई है तो वो करंट उतना ज्यादा नहीं ले पा रहा, तो इस बेचारे को वोल्टेज तो इस जितनी ही मिल रही है, लेकिन इसको अगर करंट I2 मिल रहा है, इसको करंट I जो है वो लेस देन I2 मिल रहा है, इससे कम मिल रहा है करंट। सो अगेन पावर जो है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज ड्रॉप है। वोल्टेज ड्रॉप तो उसने बराबर ले ली, लेकिन करंट बेचारा हासिल नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा थी, तो इस वजह से ये 100 वाट वाला बल्ब उतना ब्राइट ग्लो नहीं कर पाएगा जितना ये 200 वाट वाला बल्ब ब्राइट ग्लो कर रहा था। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये चीज है कि आप जितने वोल्टेज वाला बल्ब लेकर आते हैं पावर रेटिंग वाला, उसकी उतनी ही ज्यादा ब्राइटनेस होती है। ठीक है, 100 वाट वाला है तो वो कम ब्राइटनेस देगा, 200 वाट वाला ज्यादा। सीरीज में उल्टा होता है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? रेसिप्रोकल वाले फार्मूले के मुताबिक 1 ओवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। और रेसिप्रोकल फार्मूले का असूल है कि अगर आप 1 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो 2 से भी कम होगी, 1 से भी कम होगी। इट विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, सबसे छोटी वाली रेजिस्टेंस से भी छोटी हो जाएगी। सो एक तो इसकी आपने ये चीज याद रखनी है। और अगर आपके पास दो नॉन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, अगर तो n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं तो r डिवाइडेड बाय n कर देंगे। सीरीज में n टाइम्स r कर दिया था, यहां पर r डिवाइडेड बाय n कर देंगे। अगर आपके पास दो नॉन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं तो आप क्या करेंगे, एक r1 है एक r2 है, तो उनका प्रोडक्ट लेंगे और डिवाइड करेंगे उनके सम के ऊपर। ये फॉर्मूला सिर्फ दो नॉन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के लिए काम करता है। यहां पर अवाम क्या करती है कि उनको 3 नॉन आइडेंटिकल रेजिस्टर दे दिए जाते हैं, तो क्या करते हैं कि जी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम है, तो वो कहते हैं R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देता हूं, इससे मेरा जवाब आ जाएगा, गलत होगा, जवाब गलत आएगा। ये चीज एग्जामिनर को पता है, हमें पता है, तो मैं जो क्वेश्चन बनाऊंगा वो मैं पहले उस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से जो कि गलत है इससे सॉल्व करूंगा। जो जवाब आएगा वो भी मैं आपके ऑप्शन में दूंगा ताकि आप उसको सॉल्व करें, आपका गलत जवाब आए और आप ऑप्शन में देख के खुश हो जाएं कि हाँ मेरा जवाब मैंने सॉल्व किया, पहली अटेम्प्ट में ठीक सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाऊं। सर 100 क्वेश्चन थे, पहले 100 क्वेश्चन तो मैंने पहली मर्तबा ही कर लिए, कोई नहीं छोड़ा। बाद में थोड़ी सी मुश्किलात पेश आई, उनको मैं छोड़ता गया, फिर वापस आया, बाद में उन पर गौर किया। पहले 100 क्वेश्चन तो मेरे पक्के पक्के ठीक हैं, वो ऐसे ठीक होते हैं। फिर पता चलता है कि बाद में एडमिशन नहीं हुआ, 0.9% से रह गया, सर मेरा साल वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाला काम किया होता है, और ये वाला काम लेक्चर में बता चुका हूं, सुना नहीं, नोट भी नहीं किया, आखिरी टाइम पर भूल गया, फिर दोबारा वही गलती करके आ गए। तो ये बात थोड़ा सा ख्याल करना, ऐसा नहीं करना। ये फार्मूला सिर्फ 2 के लिए है। करंट डिवाइडर रूल, जैसा कि वोल्टेज डिवाइडर रूल पढ़ा था वैसे ही करंट डिवाइडर रूल है यहां पर। वहां पर हमने पढ़ा था कि वोल्टेज ऑफ nth रेजिस्टर इज इक्वल टू सोर्स की वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय उस पर्टिकुलर रेजिस्टर को न्यूमरेटर में लिखना है Rn डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर देना है, तो ये होगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर उसका उल्टा है कि अगर आपने किसी सर्टन nth करंट रेजिस्टर वाले के अक्रॉस करंट फाइंड करना है तो टोटल करंट जो सोर्स का है वो लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एक रेशो से जिसके न्यूमरेटर में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी और डिनोमिनेटर में होगा वो nth रेजिस्टर, उल्टा हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसमें जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पर Re की जगह पुट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला कुछ इस किस्म का बनेगा कि अगर आप पहले रेजिस्टर की जगह पहले रेजिस्टर की करंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगर आप दूसरे रेजिस्टर का करंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसका फॉर्मूला बनेगा R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। देखिए जिसका मैं करंट फाइंड करना चाह रहा हूं इधर न्यूमरेटर में उसकी बजाय दूसरा वाला रेजिस्टर है, जिसका मैं करंट दूसरे वाले का फाइंड करना चाह रहा हूं न्यूमरेटर में उसकी बजाय R1 है। तो ये
थोड़ा सा ख्याल करना है। ये मैंने कहाँ से फॉर्मूला निकाला, इस फॉर्मूले में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जगह मैंने ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डाल दी। ये कौन, ये फॉर्मूला किधर से आया, ये फॉर्मूला यही है, टू नॉन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स वाला रेसिप्रोकल फॉर्मूले की ही डेरिवेशन है ये। ठीक हो गया, ये है करंट डिवाइडर रूल। अब इक्विवेलेंट पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। इसका भी हमने इंटरप्रिटेशन, कॉन्सेप्ट, इंट्यूशन लगा के ड्यूरिंग लेक्चर डिटेल डेरिवेशन के बाद हम यहाँ पर पहुंचे इस नतीजे पर कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट पावर जो होती है दैट इज सिंपली द सम ऑफ इंडिविजुअल पावर रेटिंग्स। यानी कि अगर आपको ये 100 वाट का बल्ब दे दिया गया है और ये 200 वाट का दे दिया गया है, 300 वाट का दे दिया गया है, नेट पावर कैसे फाइंड करेंगे, ऐड ही कर दें सिंपली, क्योंकि ये 100 वाट वाला बल्ब यहाँ पर एक्चुअल में 100 वाट ही ले रहा है, ये 200 वाट वाला बल्ब यहाँ पर एक्चुअल में 200 वाट ही ले रहा है, तो सिंपली हम ऐड करके टोटल पावर कंजम्पशन बता सकते हैं। सीरीज में क्या था कि 100 वाट वाला बल्ब अपनी औकात से ज्यादा ग्लो कर रहा था, वो जो 300 वाट वाला बल्ब था वो एलीट क्लास का था बेचारा, 300 वाट का था, जहां पे वो डिम था, तो एक्चुअल पावर कंजम्पशन पावर रेटिंग से मैच नहीं कर रही थी। ठीक है ना, तो इसलिए हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते थे सीरीज में, इसलिए हमने वहां पर रेसिप्रोकल फार्मूला यूज किया। यहां पर एक्चुअल पावर कंजम्पशन जो है, जिसकी जो औकात है वो उसी हिसाब से ग्लो कर रहा है। 100 वाट वाला डिम है, 200 वाट वाला थोड़ा सा ब्राइट है, 300 वाट वाला उससे भी ब्राइट है, सो अपने हिसाब से जितनी पावर रेटिंग है वो ही पावर कंजम्पशन है, सिंपली ऐड कर देंगे, इक्विवेलेंट पावर आ जाएगी। अब यहां पर आपने ये चीज इंटरप्रेट करनी है कि मेरे घर में एक 100 वाट का बल्ब इधर लगा हुआ है, पढ़ा नहीं जा रहा, मैं चाहता हूं दूसरा बल्ब ऑन कर दूं, दूसरा बल्ब ऑन करूंगा, डबल रोशनी मिलेगी, क्योंकि 100 वाट के बल्ब मिलाकर 200 वाट देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि मेरे घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर मेरे घर में ऐसा ना होता, सीरीज कॉम्बिनेशन होता, तो फिर मैं 2 बल्ब ऑन करता तो लाइट उल्टा डिम हो जानी थी, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया। सो अनदर रीजन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज दैट कि अगर आप ज्यादा बल्ब जलाएंगे तो ज्यादा रोशनी हासिल कर पाएंगे, ज्यादा बारिश आती है, ज्यादा पानी आता है, ठीक है, कम बारिश आएगी तो कम पानी आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये नहीं हो पाता, ज्यादा बारिश आती है तो उल्टा कम पानी आना शुरू हो जाता है, गलत काम हो जाता है। दिस इज वाई सीरीज कॉम्बिनेशन हाउस होल्ड वायरिंग में यूज नहीं होता, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। और दूसरी वजह वो आपको ऑलरेडी पता है, वो 6ठी 7वीं से पढ़ते हैं, जैसे कि भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाए तो बाकी सारे बल्ब जलते रहेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो रीजन आपकी ऑलरेडी बेसिक है, ये एक और रीजन आपने ऐड कर लेनी है एज अ मेंटर इनसाइट। ओमिक वर्सेस नॉन ओमिक सब्सटेंसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद आगे थोड़ा सा हम जाते हैं, थोड़ा सा मजीद कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं आफ्टर अ सर्टेन ब्रेक। After we have discussed the parallel and series combination of resistors and batteries, हमने उनमें देखा करंट किस तरह से डिवाइड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज किस तरह से डिवाइड होती है, पावर कंजम्पशन नेट किस तरह से फाइंड की जाती है सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर आपको इंडिविजुअल बल्ब सारों की पावर रेटिंग दी गई हो तो उससे कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड देयर रिलेशन बिटवीन देम। ये सारी चीज़ें बाज़ औक़ात काफ़ी कंफ्यूजिंग होती हैं, तो हम सबसे पहले बिफोर मूविंग इनटू द टेक्स्ट इसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि अगर एक आइडियल कंडीशन हो तो एक आइडियल कंडीशन में बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती, यानी कि जब करंट बैटरी में से गुजरेगा तो बैटरी के अंदर वो अपनी वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा, वो करंट जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी जो एनर्जी है बैटरी से पास होते वक्त वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेंगे, सिर्फ लोड रेजिस्टर से गुजरते वक्त अपनी एनर्जी लूज करेंगे। तो इस सिचुएशन में, आइडियल सिचुएशन में सर्किट कुछ इस किस्म का दिखता है कि चार्ज क्यू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होता है विद 0 जाउल पर कूलम। 0 जाउल पर कूलम का मतलब है हर कूलम चार्ज जो नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होगा उसके पास 0 जाउल्स है। इसी चीज को हम 0 वोल्ट भी कहते हैं, 0 जाउल पर कूलम या 0 वोल्ट। तो चार्ज जब नेगेटिव टर्मिनल के अंदर एंटर हो रहा है उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, बैटरी उसको एनर्जी देती है, बैटरी 10 वोल्ट की है, यानी बैटरी 10 जाउल्स पर कूलम एनर्जी देगी उस चार्ज को। जब वो चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है तो उसके अंदर 10 जाउल्स पर कूलम एनर्जी आ चुकी होती है। ये तारों में से बहता हुआ वापस जाता है रेजिस्टर में, रेजिस्टर के इस एंड पर जब ये चार्ज एंटर हो रहा है तो उसके ऊपर वही एनर्जी है इसके पास जो बैटरी ने इसको दी थी, विच इज 10 जाउल्स पर कूलम, और ये सारी की सारी 10 जाउल्स पर कूलम इधर रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग। चाहे ये बल्ब हो तो ये लाइट एनर्जी देगा, ये पंखा है तो मैकेनिकल एनर्जी देगा, व्हाटएवर। जब दूसरे एंड से निकलेगा तो ये चार्ज इसकी जेबें बिल्कुल खाली हो चुकी होंगी, 0 जाउल्स पर कूलम वाली एनर्जी लेके ये वापस लो पोटेंशियल एंड ऑफ द बैटरी में जाएगा और बैटरी से दोबारा एनर्जी लेके इधर डिसिपेट करेगा, दोबारा बैटरी से एनर्जी लेके इधर डिसिपेट करेगा, ये साइकिल चलता रहेगा। तो बैटरी हर कूलम चार्ज को 10 जाउल्स एनर्जी दे रही है। एवरी 1 कूलम चार्ज दैट पासेस थ्रू द बैटरी gains 10 joules from the battery. This is the electromotive force of the battery कि बैटरी कितनी एनर्जी दे रही है
पर कूलम चार्ज, ताकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जो चार्जेस हैं जिनको मूव करवाना है, वो मूव कर पाए थ्रू आउट द होल सर्किट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसी फोर्स जो मोटिव है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। बेसिकली अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द बैटरी गिव्स अ यूनिट चार्ज व्हेन इट पासेस थ्रू इट इज नोन एज ईएमएफ। दूसरी चीज जो इससे मिलती जुलती है वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उस केस में जो हमने पीछे पढ़ा है, इस केस में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होते हैं। यानी कि अगर आप एक वोल्ट मीटर पकड़ें, उसको उसका एक एंड यहां पर जोड़ें और एक एंड यहां पर जोड़ें। अब आपने ये वोल्ट मीटर अक्रॉस द सर्किट जोड़ा है, अक्रॉस द लोड रेजिस्टर जोड़ा है, ठीक है ना, लोड रेजिस्टर के दोनों एंड्स पर जोड़ा हुआ है। और एट द सेम टाइम आप यूं भी समझ सकते हैं कि ये आपने वोल्ट मीटर बैटरी के दो एंड्स के साथ भी जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू देगा 10 वोल्ट्स की। तो टर्मिनल्स ऑफ बैटरी के साथ जाके आप जब वोल्ट मीटर लगाएंगे, और वोल्ट मीटर जो वैल्यू आपको बताता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। सो इस केस में अगर आप वोल्ट मीटर उठा के बैटरी के टर्मिनल से लगा देंगे, जैसा कि यहां पर लगाया हुआ है, तो वोल्ट मीटर आपको वही वैल्यू देगा जो बैटरी की ईएमएफ की होगी, क्योंकि इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। अब हम आ जाते हैं, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाए तो अब क्या है कि वही चार्ज बिल्कुल खाली जेब में खाली करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है। 0 जाउल्स पर कूलम एनर्जी है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब वो निकला तो उसने बैटरी से 10 जाउल्स पर कूलम एनर्जी ले ली। अब बैटरी के अंदर ही इंटरनल रेजिस्टेंस है, जहां पे उसने बैटरी के अंदर ही एनर्जी लूज किया। अब ये आइडियल केस नहीं है, ये रियल केस है। आपके मेरे घरों में जितनी बैटरीज हैं वो सारी ऐसी दिखती हैं, उनके अंदर ही एक रेजिस्टेंस, उसके अंदर इनेट नेचुरल रेजिस्टेंस पाई जाती है। कुछ ना कुछ एनर्जी चार्ज लूज भी करता है जब वो बैटरी से गुजरता है, गेन तो करता ही है। बैटरी का काम है चार्जेस को एनर्जी देना, लेकिन कुछ ना कुछ बैटरी जो एनर्जी देती है वो चार्ज उधर ही लूज करके जाता है। तो बैटरी ने 10 जाउल्स पर कूलम एनर्जी दे दी चार्ज को। अगर आइडियल केस होता तो ये चार्ज 10 जाउल पर कूलम एनर्जी लेके इधर घुस जाता, इधर लूज कर देता, वापस आ जाता, लेकिन नहीं, अभी उसको इंटरनल रेजिस्टेंस का भी सामना है। तो इस 10 जाउल्स पर कूलम में से 1 जाउल पर कूलम, यानी कि अगर वोल्टेज में बात करें तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप कर दिया है उस चार्ज ने, व्हाइल पासिंग थ्रू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। बैटरी से ही 10 जाउल पर कूलम एनर्जी ली, फिर बैटरी में चूंकि रेजिस्टेंस थी तो 1 जाउल पर कूलम उधर ही ड्रॉप करके चला गया। सो जब फाइनल एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज एंटर हुआ, उसके पास 9 वोल्ट बाकी बचा, 9 जाउल पर कूलम। अब ये 9 जाउल पर कूलम वाली एनर्जी लेके आएगा, इधर से बैटरी इधर से निकलेगा तो अपनी सारी की सारी एनर्जी डिसिपेट कर देगा। 9 जाउल पर कूलम वापस इधर से निकलेगा तो 0 वोल्ट इसके पास पोटेंशियल होगी। दोबारा ये काम इस तरह से चलता रहेगा। अब क्या हुआ है कि बैटरी ने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है, 10 जाउल पर कूलम। बैटरी के दो अगर टर्मिनल्स के बीच में मैं लगाऊंगा वोल्ट मीटर, तो बेसिकली मैं इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद और इस तरफ से इधर लगाऊंगा। ये जो मुझे बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में वोल्ट मीटर लगाने से रीडिंग मिलेगी, ये वोल्ट मीटर बेसिकली करता क्या है, ये एक चार्ज यहां से उठाता है, एक चार्ज यहां से उठाता है, उनकी एनर्जीज को कंपेयर करके मुझे बताता है कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहां पर जब मैंने वोल्ट मीटर लगाया था, इसने एक चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से उठाया तो उसको पता लगा कि उसके पास 10 वोल्ट है। इसने एक चार्ज इधर से उठाया, इसको पता लगा इसके पास 0 वोल्ट है, इसने मुझे रीडिंग दे दी इसके डिफरेंस की, विच वाज 10 वोल्ट। अब ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, ये एक चार्ज यहां से उठाएगा, इसको पता लगेगा इसके पास तो 9 वोल्ट है इंस्टेड ऑफ 10 वोल्ट्स। ये एक चार्ज यहां से उठाएगा, इसको पता लगेगा इसके पास 0 वोल्ट है, और इन दोनों का डिफरेंस मुझे बताएगा 9 वोल्ट। अब बैटरी हालांकि 10 वोल्ट की है, लेकिन उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने पर, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मुझे 9 वोल्ट का मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बैटरी की ईएमएफ के में से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है बैटरी की ही इंटरनल रेजिस्टेंस में। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रियल केस में ईएमएफ के बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाती है विद इन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। So some of the energy is dissipated in the internal resistance of the battery, and only a part of voltage of the battery is actually provided to the external load circuit. So इस 10 वोल्ट में से 1 वोल्ट इसके अंदर डिसिपेट हो गया, उसका एक हिस्सा 9 वोल्ट बाकी एक्सटर्नल सर्किट में गया। The portion of the EMF that the external load circuit gets, ठीक है ना, सिर्फ बाहर तो 9 वोल्ट वाला चार्ज ही घूम रहा है ना, अंदर आया उसने क्योंकि 1 वोल्ट इधर लूज कर दिया था। सो एक्सटर्नल लोड वाले को इसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो वो तो 9 वोल्ट है ना, तो वो जो 9 वोल्ट है जो सिर्फ एक्सटर्नल लोड को मिल रहा है, बैटरी है 10 वोल्ट की लेकिन एक्सटर्नल लोड को 9 वोल्ट मिल रहा है ड्यू टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस वाला पोटेंशियल ड्रॉप, दैट इज व्हाट वी कॉल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो बैटरी ईएमएफ उसकी 10 वोल्ट है इस केस में, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट का है। ठीक हो गया। सो अगर आपको कोई कहे कि मुझे बताओ
पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो होता क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करने के लिए मुझे इसका करंट पता होना चाहिए, इसकी रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कि इस केस में 9 वोल्ट होगा, विच इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, ईएमएफ 10 वोल्ट है, 9 वोल्ट तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक्सटर्नल लोड को जो पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, यहां पर अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो ये जो मुझे वैल्यू देगा 9 वोल्ट की, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। सिमिलरली अगर इधर मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो ये भी मुझे 9 वोल्ट की ही देगा, क्योंकि मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद लगाई हुई है। ठीक है, तो ये भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल लोड है, दैट इज VD इक्वल टू IR। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैं पोटेंशियल ड्रॉप देखूं, यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाऊं, ये काम करना वैसे वर्चुअली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस रखी हुई हो, आप बैटरी को खोलें उसके अंदर एक रेजिस्टर लगा हुआ हो, ऐसा नहीं होता। ये हम हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 वोल्ट। ठीक है ना, इसके लिए आपको करंट फाइंड करना पड़ेगा इस रेजिस्टर का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस से, विच इज स्मॉल i। दिस विल गिव यू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो बैटरी 10 वोल्ट की है, उस 10 वोल्ट में से 1 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप है, बाकी 9 वोल्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पोटेंशियल ड्रॉप और इंटरनल रेजिस्टेंस के पोटेंशियल ड्रॉप को ऐड कर दूं तो मेरे पास ईएमएफ आ जाएगी। वही काम मैंने यहां पर कर दिया। ईएमएफ वाज इक्वल टू IRE। ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप है प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप। RE इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस मिला के टोटल। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने कहा कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप, ये वाला काम मैंने किया है। इसको फर्दर मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं क्या करूंगा, VD को मैं लिखूंगा, ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के का IR लिख देंगे। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे तो I स्मॉल r लिख देंगे। हेंस वी विल गेट दिस इक्वेशन। और इसको अगर हम रीअरेंज करें, IR को VD ही रहने दें तो VD को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, E को उधर ले जाएंगे, बाकियों को रीअरेंज करेंगे ताकि एक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव रहें। VD विल बी E माइनस ER। तो इससे हमें पता चलता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में से कुछ सब्ट्रैक्ट करो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आती है। या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे फाइंड की जाती है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ ऐड करो तो आती है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी हायर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस केस, जब हम बैटरी से करंट ड्रॉ कर रहे हैं। आगे देखा गया है कि ये केस हमेशा ट्रू नहीं होता, कुछ ऐसे सिनारियोज भी हैं जब ये दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों बराबर कब होते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये वाली टर्म और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये वाली टर्म बराबर तब होगी जब ये वाली टर्म जीरो हो, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप ना हो। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कोई पोटेंशियल ड्रॉप ना ले, ये कब हो सकता है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस हो ही ना। So whenever internal resistance is zero, this term is zero and EMF and टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, और दूसरी केस ये है, अब ये वाली टर्म कब जीरो, ये वाली टर्म क्या है, IR है ये टर्म ना, या तो R जीरो हो जाए तब ये टर्म जीरो हो जाएगी और EMF पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएंगे, या करंट I जीरो हो जाए तब भी ये मल्टीप्लाई होकर ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो वो कौन सा केस है कि जब बैटरी के टर्मिनल्स ओपन है, कि बैटरी आइडल रखी हुई है आपकी टेबल के ऊपर, आप अचानक से वोल्ट मीटर पकड़ के उसके टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो आपको जो रीडिंग मिलेगी वो EMF वाली मिलेगी, वो EMF के बराबर 10 वोल्ट ही देगा। यही बैटरी अगर मैं इसकी सर्किट ये टर्मिनल्स काट दूं, खाली रखी हुई हो, इससे कोई करंट एक्सटर्नल सर्किट में ड्रॉ ना हुआ हो, और मैं जाके वोल्ट मीटर इसके टर्मिनल से जोड़ूं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सपेक्ट करूं, तो मुझे वो 9 वोल्ट नहीं मिलेगी, 10 वोल्ट ही मिलेगी जो इसकी EMF के बराबर है। सो जब करंट जीरो हो तो तब भी EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। एक तीसरा केस होता है जब EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से जो है कम होता है, वो तब होता है जब आप बैटरी में उल्टा करंट ड्रॉ करें। अभी बैटरी से करंट ड्रॉ किया गया है, अब बैटरी को अगर आप करंट देना शुरू कर दें, बैटरी को चार्ज करें, वो कैसे होता है वो हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये तीनों केसेस आपके सामने ड्रॉ किए हुए हैं। पहला केस कौन सा है कि एक नॉर्मल केस है जब द करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो उस वक्त उस केस में क्या होता है कि एक चार्ज 0 जॉल पर कूलम वाला आया, बैटरी ने उसको 10 जॉल पर कूलम दे दिया, यानी कि बैटरी का EMF 10 वोल्ट्स है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस में 1 जॉल पर कूलम एनर्जी लूज कर गया, और जब निकला दूसरे टर्मिनल से तो उसके पास 9 जॉल पर कूलम थी। ठीक है, और वो यहाँ से निकला, स्विच देखें क्लोज्ड है, और इधर से रेजिस्टर में उसने वही 9 वोल्ट लूज कर दिया, वापस आ गया। तो अगर मैं बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाऊं तो मुझे इसकी रीडिंग क्या मिलेगी, 9 वोल्ट मिलेगी।
क्योंकि ये मुझे 9 वोल्ट क्या दे रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। सो करंट इज बीइंग एक्टिवली ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी एंड द ईएमएफ इज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर की रीडिंग ईएमएफ से कम आ रही है। दूसरा केस ये है, मैंने ये स्विच जो है ओपन कर दिया, सर्किट जो है बिल्कुल खाली है। अब क्या है कि अब कोई करंट ड्रॉ हो ही नहीं रहा। वो तो हम कहते थे कि चार्ज इधर से गुजरा, उसने यहाँ से एनर्जी ली और फिर आगे यहाँ पर लूज करके एनर्जी उसने थोड़ी सी यहाँ पर लूज की, क्योंकि वो इंटरनल रेजिस्टेंस से फ्लो हुआ है तभी एनर्जी लूज की है, इसीलिए थोड़ा सा उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो हम जब वोल्ट मीटर लगाते थे तो हमें 9 वोल्ट की रीडिंग मिलती थी इंस्टेड ऑफ 10 वोल्ट। अब वो करंट फ्लो कर ही नहीं रहा क्योंकि स्विच ओपन है। तो अब अगर आप लगाएंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए वोल्ट मीटर इस बैटरी के क्रॉस, तो ये आपको 10 वोल्ट की ही रीडिंग देगा, क्योंकि ये अभी चार्जेस फ्लो कर ही नहीं रहे। तीसरा केस है, जब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक और सोर्स आपने लगाया हुआ है जो कि उस बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दिस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट वी आर फ्लोइंग करंट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, उल्टा बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि बैटरी, हर कूलम चार्ज जो बैटरी में से गुजरता था, बैटरी उसको 10 जाउल्स देती थी, यानी 10 वोल्ट्स पर 10 जाउल पर कूलम उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स थी जब आप उससे एक्टिवली करंट ड्रॉ कर रहे थे। जब आप उसको चार्ज करेंगे तो उसको इतनी ही एनर्जी अब वापस चाहिए। अब आप हर कूलम चार्ज जो बैटरी में से गुजरेगा, बैटरी उससे 10 जाउल्स ले लेगी ताकि वो चार्ज हो सके, ठीक है। सो अब क्या होगा कि 11 जाउल पर कूलम वाला चार्ज एंटर हुआ, उसने 1 जाउल पर कूलम तो एनर्जी लूज कर दी इसी इंटरनल रेजिस्टेंस में। जब बैटरी तक पहुंचा तो बैटरी ने उससे फर्दर 10 जाउल एनर्जी दोबारा जो है वो एक्सेप्ट कर ली और दूसरी तरफ से बिल्कुल जीरो वाला वापस भेज दिया। वो वापस आएगा, यहाँ से दोबारा एनर्जी लेगा, दोबारा इधर आएगा, ठीक है। तो बैटरी 10 जाउल पर कूलम एनर्जी एक्चुअल में एक्सेप्ट कर रही है फॉर चार्जिंग। बाकी जो 1 जाउल पर कूलम है वो एडिशनल, वो इंटरनल रेजिस्टेंस में वेस्ट हो रहा है। तो अगर आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए वोल्ट मीटर भागम भाग जाके लेंगे, चेक करेंगे कि जी वोल्ट मीटर लगाएं क्या रीडिंग आती है, तो वो वोल्ट मीटर आपको 10 वोल्ट की बजाय 11 वोल्ट दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है फ्रॉम ईएमएफ। इसके अगर हम इक्वेशंस बना दें तो इस केस में क्या है, इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ईएमएफ माइनस the potential drop across the internal resistance. This is the potential drop across internal resistance. So EMF 10 है और इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस 1 वोल्ट है, हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट आ रही है। यहाँ पर क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस 0, बिकॉज आई आर वाली टर्म जो है वो 0 हो गई है, करंट ड्रॉ ही नहीं हो रहा। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गई 10 और ईएमएफ भी हो गई 10, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, उसको चार्ज कर रहे हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ प्लस आई आर लिख दूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि करंट अब नेगेटिव करंट है तो प्लस आई, नेगेटिव आई आर को उल्टा कर दिया, साइन इन्वर्ट कर दिया। सो ईएमएफ 10 वोल्ट है, टर्मिनल पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 1 वोल्ट है, तो मेरे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अब इस केस में 11 वोल्ट आएगी। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने जरूरी हैं अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो सारे हमने अभी पढ़े हैं। पहली चीज़ ये कि जब भी बैटरी से करंट इज बीइंग ड्रॉन, तो तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होती है। जब क्या होता है कि व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो तब क्या होता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होती है। व्हेनेवर करंट इज बीइंग गिवन टू द बैटरी, तो तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा होती है। दिस इज एन एंटायर समरी ऑफ दिस टॉपिक, ठीक हो गया। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो गए होंगे। ऑल्दो इंडिविजुअल डिटेल्स ऑब्वियसली हमने पूरे के पूरे हफ्ते का काम 1 घंटे में किया है, बट आई हैव ट्राइड कि जो मेजर आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ही तंग करते हैं और जो बहुत ही पढ़ने से समझ में नहीं आते, उनको इस लेक्चर में जो है कंप्लीटली कवर कर दिया जाए, ताकि बाय द टाइम जो टेक योर टेस्ट तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें एटलीस्ट फ्रेश हों। मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नुमान अमजद है एंड यू आर लिसनिंग टू मेंटल लेक्चर्स। अल्लाह आपको कामयाब करे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।